हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक और टॉपिक से मिलेंगे जिसका नाम है, आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शिक्षण विधियों का चयन। आप किन किन शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, किन शिक्षण विधियों को कितना प्रभावशाली बनाते हैं, किन शिक्षण विधियों से बालकों के लिए प्रभावशाली होता है, कौन शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती हैं, कौन छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ होती हैं। इन सारे के बारे में हम जानेंगे कि ये शिक्षण विधियाँ किस किस तरह उपयोगी होती हैं और कौन कौन से मेथड का इसमें प्रयोग करते हैं और इससे बालकों पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक का जो अधिगम होता है वो कितना प्रभावशाली होता है। तो आज हम ये KVS के इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधियों का चयन ये एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य बहुत सारे एग्जाम हैं उसमें चयन के बारे में पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी का जो स्वरूप हुआ है उसमें भी बदलाव किया गया है, तो उसमें भी शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं भाई। तो जब टीचिंग टेक्निक पूछी जाती है तो उसमें भी पूछी जाती है। तो भाई ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ KVS वालों के लिए ही लाभदायक नहीं है, जो आप CTET का पेपर देने जा रहे होंगे उनके लिए भी लाभदायक है। जो आने वाले किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश के होंगे, अगर वो शिक्षण विधियों से संबंधित हैं और अगर वो टीचिंग से संबंधित हैं तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही उपयोगी होगी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करके ही जाएं। और जितने लोगों के पास वीडियो अभी तत्काल पहुंचा है वो जरूर कई लोगों को तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें, जिससे उनको KVS में सहायता मिले। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षण विधियों का चयन। ये शिक्षण विधियां होती क्या है, ये शिक्षण विधियां होती क्या हैं? सबसे पहले प्रश्न मेरा यही होता है, शिक्षण विधियां कह सकते हैं शिक्षण विधियां। ये शिक्षण विधियां होती क्या है? शिक्षण विधियां वे विधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम अपने पढ़ाने का, जो हमारे पढ़ाने का कौशल है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जिससे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम पढ़ाने जाते हैं, हम उससे उन शिक्षण विधियों का उपयोग करके उनके अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। यानी उनको सीखने की दर में, जो बच्चों के सीखने की दर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, जिससे बालक क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में सीखते हैं, जो कम समय में कम मेहनत के द्वारा और अलग अलग शिक्षण विधियों से उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षण विधियाँ होती है। शिक्षण विधियाँ अनेक प्रकार की होती है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक की छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में हम बात करेंगे जो छात्र केंद्रित है, छात्र ओरिएंट है, स्टूडेंट ओरिएंट, छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि, छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। छात्र केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है भाई? छात्र केंद्रित, इसमें छात्रों को विशेष कर मौका दिया जाता है। छात्र केंद्रित का मतलब इसमें छात्रों को विशेष कर मौका दिया जाता है, जिससे छात्र अपने आप सीखने पे, यानी करके सीखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। इसमें, इस विधि में, छात्र केंद्रित विधि में शिक्षक का बस एक काम होता है निर्देशन के रूप में, पढ़ाई का बस वातावरण बनाना। इसमें शिक्षक का जो वर्क होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण होता है। वो शिक्षक काम तो इसमें नहीं करता है, इसमें सारे के सारे काम स्टूडेंट ही करते हैं, लेकिन शिक्षक इस तरह का वातावरण इसमें बना देता है जिससे वो अपने आप सीखते हैं। बालक, यानी सीखने की जो दर होती है वो बहुत तेज होती है, जिससे वो बिना भय के साथ, बिना किसी अन्य समस्या के साथ वो अपने अधिगम की दर को बहुत तेजी के साथ बढ़ाते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छात्र केंद्रित शिक्षण विधि की, खेल विधि। नाम सुने होंगे, खेल विधि, खेल विधि। खेल विधि को कई लोग प्ले वे भी कहते हैं, प्ले वे।
कहते हैं ना किस क्लास में पढ़ता है बालक, तो कहते हैं प्लेवे में पढ़ता है। तो वही प्लेवे क्या कहलाता है, खेल विधि कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई, अगर किसी को पता हो, अगर कोई अगर जानता हो तो बता दे, खेल विधि होती क्या है, प्लेवे होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खेल विधि के जनक कौन है। अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ले कि खेल विधि के जनक कौन है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप फ्रोबेल। फ्रोबेल जो हैं इसके इस विधि के जनक है, इस विधि के जनक है। खेल विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। खेल विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। फ्रोबेल का नाम सुने होंगे, ठीक। अब फ्रोबेल महोदय ने अपने से खेल विधि का ये परियोजना दिया कि भाई खेल विधि से बच्चों को सिखाया जाए, तो बहुत ज़्यादा वो सीखते हैं। अपने खेल खेल में बहुत सारी अनसुनी बातों को, जानी परिचित बातों को वो और अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, और बहुत सारे कार्य उन्होंने बताए। हम बात करते हैं फ्रोबेल की ना, जो वर्तमान समय में, ध्यान दीजिएगा, पूछ ले कि खेल विधि के जनक कौन है तो आप फ्रोबेल ही कहिएगा। लेकिन ये पूछ दे कि वर्तमान समय में किस खेल विधि के जो प्रयोक्ता हैं उनका प्रयोग होता है। खेल विधियों को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन आधुनिक युग में अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग खेल विधि होता है, किसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे कोल्डवेल कुक का। यानी आधुनिक कह सकते हैं, आधुनिक युग में सर्वाधिक खेल विधि किनकी प्रयोग में लाई जाती है, तो आप कहेंगे कोल्डवेल कुक। कोल्डवेल कुक की जो खेल विधि है, कोल्डवेल कुक की जो खेल विधि है वो सर्वाधिक मात्रा में समस्त विद्यालयों में इनकी खेल विधि प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। इसके जनक कहा जाए तो फ्रोबेल है, लेकिन आधुनिक युग का जो खेल विधि के जनक माने जाएंगे तो वो कोल्डवेल कुक ही माने जाएंगे। और कोल्डवेल कुक ही का जो इन्होंने खेल विधि पे अपनी अपनी बातें कहीं, वो प्रयोग विद्यालय में लाया जाता है। वो कहे क्या कि बिना तनाव के पूर्ण रूप से वो स्वाभाविक रूप से वातावरण के द्वारा, यानी बालक क्या करता है, बिना किसी तनाव के अपने नेचुरल, मतलब जो वो करना चाहता है वो अपने स्वाभाविक वातावरण के द्वारा खेल के माध्यम से वो सीखता है। यानी हम खेल के माध्यम से कोई टॉपिक बताते हैं और खेल खेल में बालक क्या करता है, बिना डरे बिना झिझके, अब जो उसको मन में आता है, जो समझ में आता है, उस विधि का प्रयोग करके वो उस समस्या को लेके हल करने की कोशिश करता है, ठीक। जैसे समस्या क्या हो सकती है कि ये एक है, ठीक, तो जाओ बॉल, मैंने ये मार्कर पेन मैंने ले लिया, मार्कर पेन ऐसे मैंने उछाल दिया दूसरे साइड में, बालक यहीं खड़े हैं। बालक को कहते हैं कि वो मार्कर पेन लेके आओ, वो लेके चलाता है। मेरे पास कई मार्कर पेन हो, 4-5 मार्कर पेन हो, मैं चारों पांचों को ऐसे फिर उछाल दे रहा हूँ, ठीक। मैं फिर कहता हूँ उसमें से सिर्फ 2 लेके आओ। बालक क्या करता है, जाके 2 लेके आता है, चाहे जब उसकी कोई समझ होगी नहीं जान पाता और 2 की गिनती, तो पूरा का पूरा लेके चला आता है। तो ये खेल विधि है, वो बिना डरे बिना झिझके वो क्या काम करता है, एक तो पढ़ाई भी हो रही है, गिनती भी हो रही है, समझ में भी आ रहा है और उसको मजा भी आ रहा है। यानी खेल खेल के साथ वो सारी चीजें सीख रहा है। बॉल को ही लेते हैं, फेंकते हैं, 10 बॉल एक साथ फेंकते हैं, कहते हैं 4 बॉल लेके आओ, कलरफुल बॉल फेंकते हैं, कहते हैं लाल पीला हरा नीला बस लेके आओ। तो आप उसको समझ खेल के साथ उसकी पढ़ाई भी करा रहे हैं और उसको आसान भी लगता है। ये किलपैट्रिक महोदय ने, किलपैट्रिक कह रहे हैं, कोल्डवेल कुक महोदय ने आधुनिक युग में ये चीजें कही। फ्रोबेल ने कहा कि खेल खेल में उसको बस पढ़ाया जाए, तो खेल खेल में बहुत सारी कंडीशन थी।
कि खेल में बस उसको मनोरंजनदायक कहानियाँ बताई जाए, बस उसको गिनती पहाड़े को, जैसे आप कहते हैं कविता में लाला जी ने केला खाया उसका छिलका वहीं गिराया, इस तरह से आप उसको सिखाएं। लेकिन कोल्डवेल कुक कहते हैं नहीं, अगर इस तरह से सीखेगा तो उसके सीखने की क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से हम लोग चाहते हैं उस तरह से नहीं बढ़ेगी। तो ये खेल विधि है। यहाँ तक जिसको जिसको समझ में न आया हो एक बार और कमेंट कर दे, शायद मैं फिर से बताने का प्रयास करूँ। ठीक, शायद सबको समझ में आ गया। अगले टॉपिक पे आते हैं, खोज विधि। खोज विधि, खोज विधि, खोज विधि क्या होती है भाई? ह्यूरिस्टिक विधि भी नाम सुने होंगे। ह्यूरिस्टिक आगे लिखते हैं, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि। खोज विधि की जगह ह्यूरिस्टिक विधि लिख दे, पूछे कि ये क्या होता है। खोज विधि चाहे ह्यूरिस्टिक विधि होता क्या है, तो कहा जाए तो आर्मस्ट्रांग ने इस विधि को जनक माने जाते हैं। आर्मस्ट्रांग जो है इस विधि के जनक माने जाते हैं। लेकिन ये होता क्या है खोज विधि? इसमें आप सबसे बड़ी चीजें जानते हैं कि एक लाइन में वो शब्द लिखूंगा और आपको वो चीजें पता चल जाएगी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, करके सीखना, करके सीखना। यानी अब खोज विधि में वो चीजें आ गई कि करके जो बालक जो भी कार्य करता है वो अपने अपने हिसाब से करता है, अपने कार्यों के अनुसार करता है, अपने विधान के अनुसार करता है। और जिस कार्य को वो करता है वो ज्ञान क्या होता है? अस्थाई होता चला जाता है। यानी वो ज्ञान करके प्राप्त करता है। यानी कुछ भी वो कार्य होता है वो अपने हिसाब से करके प्राप्त करता है। जैसे हमने चूहे वाली कोई चूहा बना दिया ऐसे, ठीक, चूहा बना दिया। चलिए हमको चूहा नहीं बनाने आ रहा है, आपको आ रहा होगा। तो ये चूहा है और ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक। यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, ये चूहा है, ठीक। तो ये कहते हैं ना कि बालक को कि ये चूहे को इस दाने के पास पहुंचाइए, इस दाने के पास पहुंचाइए। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं कट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ते को डाइवर्ट कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो आप बालक को वो काम दे दिया जा रहा है जिससे बालक वो काम करे, चूहे को खाने तक पहुंचाए। तो वो बालक क्या करता है? वो कार्य क्या करता है? वो उस तरह की लकीर ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं तरीके से लेके आएगा और चूहे को दाने तक पहुंचा देगा। तो वो क्या कर रहा है? खोज ही तो कर रहा है, किसी चीज की खोज ही तो कर रहा है। और जब वो कार्य खुद करके सीख रहा है तो ये ज्ञान क्या होगा उसका? वो ज्ञान अस्थाई होगा। यानी हम उसको अब चीजें बता रहे हैं, जैसे बहुत सारी किताबों में ए फॉर एप्पल ऐसे दिया होगा, अब फिर ऐसे ऐसे ए बनाया रहता है, ठीक, फिर ऐसे कर दिया रहता है, देखिए हल्का हल्का कर दिया रहता है, अब दूरी इसकी बढ़ाते चला जाता है, ठीक। अब देखिए उसको कहता है ए बनाइए, तो ए को तो यहाँ पे करके आप ए ऐसे बनाने के लिए ऐसे बालक ऐसे करता है, ठीक। फिर थोड़ा सा और गाढ़ा करता है इसको यहाँ पे और ये ऐसे बना लेता है। यहाँ देखता है थोड़ा सा हल्का, फिर भी उसको वो करके बना लेता है। तो इससे क्या हुआ? वो करके जब सीख रहा है तो उसका ज्ञान क्या हो रहा है भाई? अस्थाई रूप से। यानी वो चीज़ें की खोज कर रहा है, काम कर रहा है, और जब वो काम कर खुद से करता है तो वो ज्ञान क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अस्थाई होगा, ठीक। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन किसी को? किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक स्लोगन इसका खेल विधि का है, देखिए मुझे जस्ट अभी याद आ रहा है, मुसीबत तथा आंसुओं के बिना शिक्षा। ये स्लोगन एक बार पूछ लिया था, स्लोगन मुसीबत तथा आंसुओं के बिन शिक्षा। यही खेल विधि का जो स्लोगन कहा जाता है। स्लोगन शायद कहीं आप सुने हो चाहे न जानते हो, तो आज जान लीजिए, मुसीबत तथा आंसुओं के बिन
शिक्षा, यानी किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं, किसी प्रकार का कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप बस सीखो, खेलो और खेलों के माध्यम से आप सीख लो, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। तो इसीलिए इसका स्लोगन क्या है, खेल विधि का, मुसीबत तथा आंसुओं के बिन शिक्षा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि ये स्लोगन किसका है तो आप कह सकें कि खेल विधि का है। खेल विधि पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम, नोट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक अगले विधि की, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए, विश्लेषण विधि होता क्या है। कहते हैं ना, कोई कार्य है, उसको हम अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर कोई कार्य है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, यानी ये हमारा कार्य है, ये हमारा कार्य है, और इस कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक, अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले रहे हैं तो ये कार्य क्या हो जा रहा है हमारे लिए, और आसान हो जा रहा है। यानी एक एक पार्ट में कह सकते हैं कि कोई किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। और जब कोई कार्य होगा हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे, उस कार्य को हम उतने आसानी के साथ सीख सकते हैं। जैसे एक दिन हम क्या करेंगे, नॉर्मली उसको जोड़ सिखाएंगे। नॉर्मली क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ सिखाएंगे, एक अंक का जोड़। कैसे, मान लीजिए 1 और 2 को सिर्फ एक अंक का जोड़, ठीक, उसको बताएंगे कि ये बेटा, ये देखो जोड़ तो बहुत बड़ा है, जोड़ समझ लीजिए ये गोला है, ये जोड़ है। अब हम जोड़ को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने पहले इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, तो पहले तो मैं अब सिर्फ इकाई पे सिखाता हूँ, उसके बाद फिर जोड़ सिखाना होगा तो मैं उसको दहाई पे सिखाऊंगा, यानी 2 अंकों का अब ये जोड़ बताएंगे। यानी किसी पार्ट को हम जोड़ को ही अलग अलग, अब 3 अंक का, उसके बाद 4 अंक का, उसके बाद 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। और उसको एक समय ऐसा आएगा कि कितने भी अंक का जोड़ होगा वो आसानी से सीख लेगा। ठीक, तो इसको कहते हैं कि छोटे छोटे जब भागों में करके आप पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, और बालक को छोटे छोटे तरीकों में सीखने में और एंजॉय भी आता है, उसको और मज़ा आता है कि चलो हमको और सरल है, बहुत बढ़िया है, इसको तो हम कर लेंगे। धीरे धीरे हम उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जटिल से सरल की तरफ। अगर इसमें किसी शिक्षण विधि की बात की जाए कि विश्लेषण विधि में किस शिक्षण विधियों का प्रयोग हुआ है, यानी शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों कह रहे हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे जटिल से सरल। जटिल से सरल क्यों? क्योंकि अगर हमने ये जोड़ है पूरा गोड़ा, ये जटिल था, इस तरह अगर हम पहले सिखाते 10 अंकों का जोड़ तो शायद बालक नहीं सीख पाता। लेकिन हम जटिल जब था तो जटिल से सरल कर दे रहे हैं, यानी सबसे पहले हम उसको सरल तरीके से सिखाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देते हैं। पहले 1 इकाई अंक का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर हजार का, फिर लाख का, फिर करोड़ का, जितने अंक का जोड़ सिखाना चाहें आप उस तरह का जोड़ बता सकते हैं। किस रूप में? जटिल से सरल की तरफ। पहले जटिल कोई मतलब नहीं रहेगा। कहते हैं अज्ञात से ज्ञात, दूसरा कहता है अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात से हम ज्ञात की तरफ सीखते हैं। अज्ञात जो है वो जो चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता होता है, फिर हम कहते हैं भाई चलो
ये अंक जानते हैं, 2 अंक जानते हैं, ठीक है। जब उनको अंकों का ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे, तो हम उन अंकों को धीरे धीरे बताते हैं कि ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, ये 4 अंक है। यानी धीरे धीरे जो चीज़ें उनको नहीं पता रहती है, धीरे धीरे जब हम उनको बताते चले जाते हैं, तो वही कह रहा है कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, निष्कर्ष से अनुमान की तरफ, निष्कर्ष से अनुमान, ये शिक्षण इसके सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र एग्जाम में पूछ लेता है कि विश्लेषण में कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। सीटेट में आप देख लीजिएगा, आप मैथ के पेडागोजी में जाइएगा, हिंदी के पेडागोजी में जाइएगा, तो इस तरह के पेडागोजी में इस तरह के प्रश्न आपको पूछ ही लेता है। जो आपके केवीएस के पेडागोजी आएगी उसमें भी ये चीज़ें विश्लेषण करने के लिए दिया रहेगा, और विश्लेषण में शिक्षण सूत्र पूछ ले तो यही इसके शिक्षण सूत्र हैं। निष्कर्ष यानी जो चीज़ों को हम अंकों को जानते हैं कि 2 दूना 4 ही होता है, 2 + 2 4 ही होता है, निष्कर्ष ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि 10-5 अंकों के बारे में लेते हैं कि 10 अंकों का जोड़। तो जब 10 अंकों के एक्यूरेट जोड़ रहता है तो उसके बारे में नहीं बता सकते कि अभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लेकिन हाँ अनुमान लगा लेते हैं कि शायद इसी के आसपास आएगा, लेकिन हम करके दिखा देंगे। तो ये निष्कर्ष से अनुमान की चीज़ें होती है, किसके अंतर्गत, विश्लेषण विधि के अंतर्गत होता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? यानी बहुत सारी शिक्षण विधियाँ होंगी, उनको शिक्षण विधियों को हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ाते हैं। ठीक, ये विश्लेषण विधि हो गई। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं संश्लेषण विधि की। संश्लेषण विधि, ये संश्लेषण विधि क्या होती है भाई? ये संश्लेषण विधि क्या होती है? विश्लेषण तो आपने जान लिया, संश्लेषण विधि क्या होती है? इसमें कहा जाता है कई विधियों को एक साथ पढ़ाना, यानी बहुत सारी शिक्षण विधियां होती है, उनको एक साथ ही जोड़ के पढ़ाया जाता है। यानी बहुत सारी शिक्षण विधियां जब होंगी तो उनको एक साथ जोड़ के जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनको संश्लेषण विधि कहते हैं। यानी अनेक प्रकार की शिक्षण सूत्र होंगे, अनेक प्रकार की शिक्षण विधियां होंगी, उनको हम अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उनका कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उपयोग नहीं करना है, उसके माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हैं और संश्लेषण विधि कहा जाता है। यानी अनेक को एक करना, यानी कह सकते हैं अनेक शिक्षण विधियों को एक करना, यानी अनेक को एक करना, अनेक को एक करना यानी बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, उसको जोड़ के हम एक नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, इससे क्या कहते हैं कि भाई कई विधियों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, यानी कई प्रकार की शिक्षण विधियों को एक साथ पढ़ाते हैं। यानी कह सकते हैं कई प्रकार की शिक्षण विधियों को एक साथ पढ़ाते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं, बेहतर रहेगा, एक साथ प्रयोग करते हैं। एक साथ कई शिक्षण विधियों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शिक्षण विधियों का, कई शिक्षण विधियों को एक साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं शिक्षण सूत्र इसमें क्या प्रयोग होता है, तो ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, अनुमान से निष्कर्ष। इस तरह की शिक्षण विधियां जो होती हैं विश्लेषण में, वो विधियां ट्रांसफर किसमें हो जाती हैं, किसमें हो जाती हैं भाई? इसके अंतर्गत, यानी कह सकते हैं सरल से जटिल, सरल से
जटिल। ये शिक्षण सूत्र इसमें होंगे, ये शिक्षण जो सूत्र होंगे इसके अंतर्गत प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो विश्लेषण के शिक्षण सूत्र होते हैं वो अगर पलट के रख दिया जाए तो ये शिक्षण सूत्र हम संश्लेषण विधि में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक बार जरूर बोलें। ठीक, हम अब अगले शिक्षण की विधि बात करते हैं। वो कौन सी विधि है? परियोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि कहिए या प्रोजेक्ट विधि कहिए। परियोजना, प्रोजेक्ट विधि। इसके जन्मदाता कौन है भाई? परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक एग्जाम में पूछता है। किलपैट्रिक जनक है इसके। ठीक, ये होता क्या है? ये होता क्या है? परियोजना विधि होती क्या है अपने हिसाब से अगर आप किए हैं तो क्या होता है? इसमें होता वो है जिसमें कोई एक समस्या आती है। सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है। कोई समस्या को हम ले लेते हैं। समस्या किस रूप में भाई? इसकी वर्तनी संबंधी समस्या ले लेंगे, इसके आचरण संबंधी समस्या ले लेंगे, कोई अनुशासन संबंधी समस्या लेंगे। अनेक प्रकार की हम समस्याओं को ले लेते हैं। जो समस्याओं को हम हल कर सके वही समस्या लेंगे। ये नहीं कि ऐसी समस्या ले लें जिस समस्या को हम हल ही ना कर पाएँ। तो हम ऐसी समस्याओं का चयन करते हैं जिसको हम समस्याओं को हल कर सकें। तो हम सबसे पहले समस्या का चयन किए। ठीक, और जब हम समस्या का चयन कर लेते हैं तो समस्या को कैसे हल किया जाता है? एक तरीके से, यानी हम कह सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल। यानी हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से किसी भी समस्या का हल किया जाता है। एक क्रम बनाया जाए कि ये क्रम है, वो क्रम है, कि इस समस्या को एक ऑर्डर में, अगर हम क्रम में नहीं रखते हैं तो इस समस्या को हम हल नहीं कर पाएंगे। किसी आज नंबर 1 का प्रयोग कर रहे हैं, कल 5वां का नंबर का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जब भी क्रम का प्रयोग करेंगे तो समस्या को, जो समस्या होती है उसके क्रम के, यानी आज समस्या को हल करने के लिए पहला क्रम है तो दूसरा क्रम भी यूज करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे। यानी किसी भी समस्या को जब हम लेंगे तो उसको क्रमबद्ध तरीके से ही निपटाएंगे। आपको स्कूलों वगैरह में प्रोजेक्ट मिलता था ना कि आप ये बना के लेके आना, जो भी मिलता था प्रोजेक्ट में, तो आप प्रोजेक्ट को दिमाग में बैठाते थे कि ये प्रोजेक्ट में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको जाके खरीदते थे, चाहे उसको व्यवस्थित करते थे। तो एक तरीके में भले से वो एक मॉडल ही क्यों नहीं कहे जाते थे, लेकिन बाकायदे हुबहू एक मॉडल के रूप में ही वो दिखती थी। आपके कॉलेजों में तमाम प्रोजेक्ट होते थे, किसी मोटर का, पानी पवन चक्की का वगैरह का आप प्रोजेक्ट बना के लेके जाते थे तो बाकायदे एक सिस्टमेटिक तरीके से बना के लेके जाते थे, एक व्यवस्थित तरीके से कि ये पानी पवन चक्की ऐसे हवा करेगी, यहाँ से टरबाइन चलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसको इस तरह से हम लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से। एक व्यवस्थित तरीके का हम उसमें प्रयोग करते थे। तो वही परियोजना विधि है, वही प्रोजेक्ट विधि है जिसको किलपैट्रिक ने दिया। और समस्या हमारी क्या रही? एक कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जैसे पवन चक्की को हम कैसे उससे बिजली पैदा होती है, वो हमारे लिए एक समस्या हो गई और उसको समस्या को हम प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं डिस्कशन विधि। अगली जो विधि है डिस्कशन विधि, इसी को चर्चा विधि भी कहते हैं। इसी को चर्चा विधि। चर्चा विधि क्या होता है भाई? इसमें कहा जाता है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं बालकों का, 9 बालकों का, 10 बालकों का एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में क्या करते हैं? एक समस्या को रख देते हैं। यानी किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में समस्या
को रखना। हम उस ग्रुप में क्या करते हैं, उस समस्या को रख देते हैं, और जब उस समस्या को हम रख देते हैं तो बालकों से कहते हैं 10 बालक का ग्रुप है तो 10 को उस पर अपनी राय देनी है, उस समस्या पे 10 के 10 बालकों को अपनी राय देनी है। ऐसे नहीं है कि 4 बालक दे देंगे, 5 बालक दे देंगे तो वो समस्या को, यानी 10 लोगों का ग्रुप बनाए हैं और आपके सामने कोई प्रकरण रखा गया है तो उस प्रकरण पे 10 के 10 बालकों को बोलना ही बोलना होगा। अगर जब वो आपस में बात करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं तो वही चर्चा विधि कहलाती है। किसी समस्या को मान के वो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी राय देते हैं, यानी कह सकते हैं कि अपनी 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 राय देना सभी को है, सभी को, कोई बाकी नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग इसमें अपनी राय देंगे। इसी को डिस्कशन विधि या चर्चा विधि कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो इसका अगला शिक्षण विधियां हैं उसकी बात करते हैं। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, इसमें एक ऐसी समस्या को हम रखते हैं जो बालक खुद समस्याओं को हल करता है, यानी हम तमाम शिक्षण विधियों का प्रयोग किए रहते हैं, समस्त कार्यों को उसको सिखा दिए रहते हैं बालक को, और हम उस समस्या को हल करने के लिए कहते हैं। जैसे कहते हैं कि एक परीक्षा हम लेते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में उस समस्या को बताते हैं और बालकों को उस टेस्ट में अपनी समस्या को खुद हल करनी होती है। यानी एग्जाम देने जाते हैं आप, तो एग्जाम में कौन दूसरा कोई प्रश्न हल करता है क्या? हाँ, आपको ही प्रश्न हल करने पड़ते हैं अपने अपने प्रश्न पत्र के। तो वही समझ लीजिए आपकी वो समस्या होती है, और उसी तरह की समस्या को बालकों को दे दिया जाता है प्रश्न पत्र के माध्यम से, मौखिक माध्यम से। अनेक टेस्ट जो बनाए गए हैं उन टेस्टों के माध्यम से वो समस्या दे दी जाती है और वो अपने हिसाब से उस समस्या को हल करते हैं, यानी खुद हल करते हैं। वही समस्या समाधान विधि होती है। यानी कह सकते हैं परीक्षा के प्रश्न, परीक्षा के प्रश्न को हल करना, यानी कोई परीक्षा है और उसके प्रश्न उसमें रखे गए हैं, तो उस परीक्षा के प्रश्नों को वो बालक क्या करता है, जब खुद हल करता है तो वही उसके लिए समस्या होती है और उस समस्या को वो खुद हल करता है। वही समस्या समाधान विधि एक शॉर्ट भाषा में हम कह सकते हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी बताता मैं रह जाऊं, लेकिन एक समस्या को बस शॉर्ट तरीके से मेरा क्या है, आप बिल्कुल समझ जाएं और एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकें। ठीक, अब बात करते हैं आगमन और निगमन। यहाँ लिखते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं आगमन विधि। आगमन विधि दूसरा कह सकते हैं निगमन। आगमन निगमन विधि की बात करते हैं तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की हम बात करते हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो इसका अरस्तु ने जो दिया है, आप कहते हैं अरस्तु ने इसको दिया, ठीक है। बेकन महोदय ने भी आगमन विधि को दिया है, ठीक है। निगमन विधि को बेकन जो, अब इन दोनों विधियों को मिलाने के बाद एक नई विधि का निर्माण होता है। अगर कहीं पढ़े हो, पहले शुरुआती चरण में तो ये विधियां चली, बहुत जोर शोर से चली, लेकिन आजकल के जो युग में इन दोनों विधियों का मर्ज कर दिया गया और इन दोनों विधियों को जब जोड़ने से किस विधि का निर्माण हुआ प्रश्न पूछ दे तो आप कहेंगे वैज्ञानिक तर्क विधि। वैज्ञानिक तर्क विधि। इन दोनों विधियों को जोड़ने के बाद से एक नई विधि का इजाद होता है और उसको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक तर्क विधि। अब बात करते हैं कि भाई आगमन विधियों में कौन कौन से शिक्षण सूत्र रखे गए हैं जिनके माध्यम से आगमन विधि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अक्सर एग्जाम में शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य, यानी कोई विशेष चीज़ है
उसको हम एक तरीके से लेके आते हैं कि भाई एक अलग अलग तरीके से उसको बताते चले आते हैं और लास्ट में एक नियम पर लेके चले आते हैं। यानी कहा जाता है विशिष्ट से सामान्य, ठीक, उदाहरण से नियम कह सकते हैं, अगले वाले में कह सकते हैं उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, यानी कह सकते हैं जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण, यानी जो सभी के लिए माना जाता है और वही लोग चीज़ें मानते हैं जिसका ये प्रमाण दिया जा चुका है, यानी कह सकते हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ठीक। अगली शिक्षण विधि इसकी क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म, यानी बहुत बड़ा है, स्थूल बहुत बड़ी चीजें है, स्थूल से सूक्ष्म यानी बड़े से छोटे की तरफ, यानी कोई चीज बहुत बड़ी है उसमें से कोई छोटी छोटी चीजों को निकाल लिया जाता है। यानी हवा है तो हवा के में से बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, नाइट्रोजन, हीलियम, फ्यूरान गैस, तमाम प्रकार की गैसों का, तो वही कहा जाए बहुत बड़ी चीज़ों में से छोटी छोटी चीज़ों को छांट लिया जाता है। तो ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षण सूत्र, विशिष्ट से समान, प्रत्यक्ष से प्रमाण और स्थूल से सूक्ष्म, ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पेडागोजी के प्रश्न हो और चाहे शिक्षण सूत्र के प्रश्न हो, जिसमें भी हो ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं निगमन की, नियम से उदाहरण, नियम से भाई कोई चीज़ है हम उसका पहले नियम बताते हैं और फिर बाद में उसको अनेक उदाहरण बता के उसके नियम की हम व्याख्या करते हैं। अगली बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट, यानी यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य हो रहा था तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट, यानी कोई चीज़ हम उसको सामान्य रूप से बताते हैं और सामान्य से बताने के बाद उसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से उसको बताते हैं, विशिष्ट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं सूक्ष्म से, एक और होगा, स्थूल से सूक्ष्म था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सूक्ष्म, यानी कोई चीज़ें पहले हम बताते हैं छोटी चीज़ें, फिर उसको हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से, यानी सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष, यानी कह सकते हैं प्रमाण से प्रत्यक्ष। ये इस तरह की ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, ये इस तरह से छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं केवीएस के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सीटेट वाले भी इसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक। तो ये छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। प्रश्न पूछ दे छात्र केंद्रित तो ये चीज़ें बता सके। एक डाल्टन विधि है, नाम सुने होंगे, डाल्टन विधि को ठेका विधि कहते हैं। एक डाल्टन विधि है, डाल्टन विधि को ठेका विधि कहते हैं। तो ठेका विधि क्यों कहते हैं, डाल्टन इसलिए नाम डाल्टन विधि पड़ा कि डाल्टन नाम का एक शहर में इस विधि की खोज की गई थी, इसी शहर के नाम पर डाल्टन विधि खोज कहा गया। और ठेका विधि इसलिए कहा जाता है कि बालक को एक तरह से ठीका दे दिया जाता है कि तुमको 1 साल के मौका दे दिया जाता है और 1 साल के अंतर्गत वो जो भी चीज अचीव करना चाहता है पूरी स्वतंत्रता के साथ वो अचीव कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। आपको बस एक लक्ष्य बना के दे दिया जाता है, उस लक्ष्य को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भेदभाव के, बिना आपको जितनी प्रकार की लिबर्टी चाहिए, जितनी प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, वो स्वतंत्रता लीजिए और वो उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर दीजिए। इसीलिए उसको डाल्टन विधि कहते हैं या ठेका विधि कहते हैं, ठीक। इस चीज को आप जानते होंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षक विधि, शिक्षक केंद्रित, अभी तो ये छात्र केंद्रित था, अब बात करते हैं शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित विधियों में सबसे प्राचीन विधि की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो व्याख्या विधि। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि क्या होती है भाई, व्याख्या विधि तो कहा जाता है ये सबसे प्राचीन विधि है, सबसे प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि को ही हम व्याख्या विधि
कहते हैं। सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप कहेंगे व्याख्या विधि को ही सबसे प्राचीन विधि कहते हैं, क्योंकि हम गुरुकुलों की पढ़ाई की बात करें, बिहारों की पढ़ाई की बात करें, हम जितने भी बातें करते थे उस समय कहीं हमारे पास हस्तलिखित नोट नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 आज के समय में पहुँचते पहुँचते हस्तलिखित नोट, तमाम प्रकार के नोट पहुँचे। लेकिन प्राचीन समय में जब पढ़ाई होती थी तो मौखिक रूप से जब गुरु बोलता था तो शिष्य भी उसी तरह मौखिक रूप से कंठस्थ कर लेता था। तो वही व्याख्या विधि है। यानी ये विधि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो किस विधि में बात कर रहे हैं? व्याख्या विधि में ना। तो वो चीज़ें हम आपको बोलते चले जा रहे हैं और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तब न मैं लिख रहा हूँ। तो यानी व्याख्या हम जो अभी बोल रहे हैं वो हमारी व्याख्या विधि और बड़े कक्षा के लिए उपयोगी होती है। दूसरा है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि क्या होता है भाई? प्रदर्शन विधि क्या होता है? बहुज्ञानेंद्रीय विधि कह सकते हैं इसको। बहुज्ञानेंद्रीय विधि, यानी इसमें बहुत सारी इंद्रियों का, ज्ञान की इंद्रियों का इसमें प्रयोग होता है। इसमें कहा जाता है देखो, सुनो और समझो। क्या कहा जाता है? देखो, सुनो, उसके बाद समझो। देखो, सुनो और सबसे बाद में समझो। ये इसका स्लोगन है। अगर पूछ दे कि प्रदर्शन विधि का स्लोगन क्या है तो ये कहेंगे देखो, सुनो, समझो। बहुज्ञानेंद्रीय विधि किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रदर्शन विधि। अब इसमें क्या कहा जाता है कि भाई छात्रों के सम्मुख जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी छात्रों के सम्मुख, यानी हम आपके सामने किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं, वो जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं हम, वही प्रदर्शन विधि है। यानी हमारे आपको ये चीज़ें बताने का, शिक्षण विधियों का जो चयन टॉपिक है आज, ये बताने में जितने प्रकार की हम मुद्राएं कर रहे हैं, जितने प्रकार की विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा प्रदर्शन विधि के अंतर्गत ही आएगा। यानी कह सकते हैं छात्रों के सम्मुख विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, विभिन्न प्रकार की क्रिया करके पढ़ाना। ठीक, तो यानी छात्रों के सम्मुख जब हम पढ़ाते हैं, यानी आपके सम्मुख जब पढ़ा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के हमारे कहीं हाथ के मूवमेंट होगा, कहीं मुंह का मूवमेंट होगा, कहीं चेहरे का एक्सप्रेशन का मूवमेंट होगा। तो जितने प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं वो प्रदर्शन विधि कहलाती हैं। ठीक, तो आई होप ये शिक्षण विधियां आपको समझ में आ गई होंगी। बाल केंद्रित अलग, शिक्षक केंद्रित अलग। तो जितने लोगों के पास ये वीडियो है फिलहाल एक बार और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जितने लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों को सब्सक्राइब कर चुके हैं अन्य लोगों को वीडियो फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।